सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मिल और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट बिजनेस स्कीम्स। तो अब तक हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने कर लिया, आरबीआई एक्ट कर लिया हमने, और पीछे भी हमने एक वीडियो की थी जो कि ड्यूटीज ऑफ बैंक था, राइट्स ऑफ बैंक, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें जो था बैंक और जो कस्टमर की रिलेशनशिप होती है वो हमने पढ़ा था। तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक आज लेके है गवर्नमेंट बिजनेस स्कीम। ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी आपके पास हर बार कुछ ना कुछ पक्का आता है। 5-7 स्कीम है, उसमें से हर एक स्कीम में से या फिर ये लगा लो 2-3 स्कीम में से आपके पास क्वेश्चन हर बार आने ही आने हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में सारी जो सिलेबस है वो कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज ए लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम सेविंग स्कीम। ठीक है, लॉन्ग टर्म है और फिक्स्ड इनकम सेविंग स्कीम है ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बिजनेस चलाए गए हैं, स्कीम चलाई गई, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो किसके द्वारा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स्ड इनकम सेविंग स्कीम है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है द पीपीएफ स्कीम ऑफर एन अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन द रिटर्न। यानी कि जो पीपीएफ स्कीम है, पहली बात तो कि उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि एज कम्पेयर टू जैसे आपका सेविंग अकाउंट होगा उससे अच्छा आपको, या फिर आपकी जो एफडी होगी, आरडी होगी, वहाँ से अच्छा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन द रिटर्न। अब जैसे किसी कोई टर्म डिपॉजिट है, कोई एफडी है या फिर आरडी है, तो उस पर जो उसका रिटर्न आता है वो टैक्सेबल होता है, यानी कि अगर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर चला जाए तो वो टैक्सेबल होता है। लेकिन एनपीएफ जो पीपीएफ जो है उसके अंदर जो रिटर्न आपको मिलेंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये यहाँ पे इसका एक बेनिफिट होता है। डेट आर जनरेटेड फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट डेट इज इट ऑफर्स टैक्स बेनिफिट, यानी कि टैक्स बेनिफिट ये देता है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं या बिजनेसमैन हो गया या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, वो पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करते हैं। क्यों? ताकि उनका जो टैक्स की सेविंग हो सके। एज वेल एज फिक्स्ड एंड गारंटीड रिटर्न। ठीक है, फिक्स्ड रिटर्न होता है, पहले ही पता चल जाएगा कि कितना रिटर्न मिलेगा, और गारंटीड रिटर्न होता है, गारंटीड बैंक के द्वारा गारंटीड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गारंटीड है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज one of the tax saving instrument under section 80C of the old regime of income tax act। यानी कि ये हमने पढ़ी लिया कि सेक्शन 80C के अंदर ये क्या है? एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसमें आपकी टैक्स की जो सेविंग होती है। उसके बाद एन इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली वन पीपीएफ अकाउंट। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक पर्सन, एनी इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली वन पीपीएफ अकाउंट। सिर्फ एक पर्सन यानी कि सिर्फ एक अकाउंट पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है इन हिज हर ओन नेम, आइदर इन कहाँ पे ओपन कर सकते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में, दोनों में से कहीं पर भी जो ओपन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट है पर्सन्स हैविंग पीपीएफ अकाउंट इन द बैंक कैन नॉट ओपन अदर अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस और वाइस वर्सा। यानी कि कोई भी पर्सन है जिसका कि एक अकाउंट बैंक में है, पीपीएफ अकाउंट बैंक में है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी पोस्ट ऑफिस में जाके दूसरा अकाउंट ओपन कर सकता है। चाहे पोस्ट ऑफिस हो चाहे बैंक हो, एक ही अकाउंट काउंट होगा, या फिर इसका वाइस वर्सा, यानी कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो वो अपना टैक्स सेविंग के लिए वो बैंक में अकाउंट दूसरा ओपन नहीं करा सकता। नेक्स्ट है ओनली वन पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन इन वन नेम, यानी कि एक पर्सन के नाम पे सिर्फ एक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इफ़ 2 पीपीएफ अकाउंट्स आर ओपन बाय ए सब्सक्राइबर इन एन इंडिविजुअल नेम बाय मिस्टेक, और अगर किसी पर्सन के द्वारा 2 पीपीएफ अकाउंट ओपन करा लिए गए हैं बाय मिस्टेक,
तो क्या होगा, द सेकंड अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज इरेगुलर अकाउंट, यानी कि जो दूसरा अकाउंट है उसको इरेगुलर माना जाएगा, फर्स्ट को यानी कि जेन्युइन माना जाएगा, दूसरे को इरेगुलर माना जाएगा, एंड विल बी क्लोज्ड, कौन सा, सेकंड अकाउंट है जो क्लोज कर दिया जाएगा, एंड विल नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, और उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि मान लो 1 साल आपका चला, उसके बाद आपको पता चला या बैंक को पता चला कि आपके 2 पीपीएफ अकाउंट थे, तो जो भी उसका इंटरेस्ट बनेगा, जो सेकंड पीपीएफ अकाउंट है उसका कोई भी इंटरेस्ट आपको पेड नहीं किया जाएगा और उसको इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ एज, ठीक है, पीपीएफ अकाउंट में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है एज की, कि इस एज के बाद या इस एज तक आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो, ये कभी भी ओपन किया जा सकता है। फॉर ए पर्सन टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट, ए पर्सन ऑफ एनी एज कैन ओपन एन अकाउंट। नेक्स्ट है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, यानी कि जो इंडिया के अंदर नहीं रहते, एनआरआई जिनको बोलते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। लेकिन किस केस में हो सकता है, इफ़ रेजिडेंट पीपीएफ अकाउंट होल्डर सब्सिक्वेंटली बिकम्स एनआरआई, यानी कि अगर मान लो मैं अगर एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कराता हूँ, लेकिन आज के 2 साल बाद मैं एनआरआई बन जाता हूँ, यानी कि मैं फॉरेन में चला जाता हूँ, तब वो जो अकाउंट है वो एलिजिबल होगा, ठीक है, वो जेन्युइन होगा। लेकिन जो पहले ही एनआरआई है वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, यानी कि बाद में अगर एनआरआई बन रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन जिस वक्त यानी का अकाउंट ओपन किया जाए उस वक्त एनआरआई नहीं होना चाहिए। मे कंटिन्यू टू सब्सक्राइब टू द अकाउंट टिल मैच्योरिटी, अगर यानी कि बाद में जो एनआरआई बना है तो उसकी मैच्योरिटी तक जो अकाउंट वो होल्ड कर सकता है, ऑन ए नॉन रिपेटेशन बेसिस। नॉन रिपेटेशन बेसिस क्या होता है, देखिए रिपेटेशन क्या होता है, रिपेट्रिएशन इज द एक्ट ऑफ रिटर्निंग मनी और प्रॉपर्टी टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ और सिटीजनशिप। यानी कि रिपेट्रिएशन क्या होता है कि मान लो आप इंडिया से हो और आप चले गए हो बाहर, चले गए हो, मान लो कनाडा चले गए हो आप, तो वहाँ पे मान लो आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो या फिर आपकी कोई इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है इंडिया से, तो वो आप अपने जो आपकी जो ओरिजिन कंट्री है या जो सिटीजनशिप है मान लो आपकी यहाँ की, तो आप उसको वहाँ पे रिटर्न करते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं रिपेट्रिएशन। लेकिन जो पीपीएफ के अकाउंट में क्या है, देखिए पीपीएफ के केस में कि अगर आप एनआरआई बाद बने हो तो मैच्योरिटी पे जो भी आपको पैसा मिलेगा वो नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे होगा, यानी कि वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको इंडिया के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा या इंडिया के अंदर आपको भेजना पड़ेगा। वो जो पैसा होगा उसको आप यूज कर सकते हो, चाहे फॉरेन में करो या फिर इंडिया के अंदर करो, वो जो पैसा होगा वो आपको वापस भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे बोलते हैं हम नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास, इलिटरेट एंड ब्लाइंड पर्सन कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट, ठीक है, कि जो इलिटरेट और ब्लाइंड पर्सन है वो भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड ब्लाइंड पर्सन विल बी ट्रीटेड एज इलिटरेट सब्सक्राइबर, और जो ब्लाइंड पर्सन है उसको इलिटरेट सब्सक्राइबर माना जाता है। नेक्स्ट, ए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन नाइदर ओपन ए पीपीएफ अकाउंट। जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो होल्डर है, यानी कि जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो कभी भी पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। नॉर ऑपरेट एनी पीपीएफ अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ए सब्सक्राइबर, ना तो वो खुद कर सकता ऊपर और ना ही वो किसी दूसरे पर्सन का पीपीएफ अकाउंट अपने यानी कि उसके बिहाफ पे उसको ऑपरेट कर सकता है, ना तो खुद ओपन कर सकता और ना ही किसी दूसरे पर्सन का जो पीपीएफ अकाउंट को वो ऑपरेट कर सकता है। अब ये जो पॉइंट हैं इनके बीच में जो आ रहे हैं पॉइंट्स के बीच में, ये अच्छे से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी ओपन इन जॉइंट नेम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पीपीएफ अकाउंट है वो जॉइंट नेम में कभी भी ओपन नहीं होता, यानी कि स्पाउज में हो गया, ठीक है, ब्रदर सिस्टर में हो गया, ठीक है, इस तरीके से किसी भी जॉइंट या कोई भी दूसरा पर्सन हो सकता है उसके साथ जॉइंट में पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट, रिटेल IBS यानी कि रिटेल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस यूजर कैन ओपन
पीपीएफ अकाउंट थ्रू आईबीएस, यानी कि जो रिटेल बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज जो यूज कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग हो या इंटरनेट बैंकिंग होगा, वो जो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को यूज करके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि बाय ऐप या बाय वेबसाइट पे जाके भी पीपीएफ अकाउंट ओपन किया जा सकता है। नेक्स्ट है पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन विद ए मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ रेट 500। मिनिमम जो डिपॉजिट है, मिनिमम इनिशियल जो डिपॉजिट होता है पीपीएफ के अंदर, वो है 500 रुपीज़ एंड देयर आफ्टर इन मल्टीपल ऑफ रेट 50। उसके बाद जो डाला उसमें डाल सकते हो आप हर साल, वो कितना डाल सकते हो, रेट 50 के मल्टीपल में, यानी कि 50, 100, 150, 250, इस तरीके से। सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ रेट 1.50 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग डिपॉजिट इन अकाउंट ऑफ माइनर चाइल्ड। यानी कि मिनिमम डिपॉजिट हो गया 500 रुपये इनिशियल डिपॉजिट, उसके बाद जो कितने का मल्टीपल में डाल सकते हो, रेट 50 के, और मैक्सिमम एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने जो अमाउंट डाल सकते हैं वो है 150, और इंक्लूडिंग डिपॉजिट इन अकाउंट ऑफ माइनर चाइल्ड। चाहे माइनर चाइल्ड की बात क्यों ना हो रही हो, उसमें भी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं अपने नाम पे एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लिया और एक मैंने अपने चाइल्ड के नाम पे ओपन कर लिया, तो अपने में तो मान लो मैं 1.5 लाख डाल रहा हूँ, उसमें मैं सोचूं कि ये तो माइनर का है, ये तो टैक्स के अंदर मान लो नहीं आएगा, और मैं उसका 2 लाख डाल दूँ, तो ऐसा नहीं है। एक जो 1.5 लाख है वही सभी के लिए इसकी लिमिट है, 1.5 लाख से ऊपर जो ये नहीं डाल सकते। नेक्स्ट है पीपीएफ अकाउंट विल बी ट्रीटेड डिसकंटिन्यूड, यानी कि जो पीपीएफ अकाउंट है वो डिसकंटिन्यूड कब माना जाएगा, कब किया जाएगा, इफ़ मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट नॉट डिपॉजिट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। यानी कि जो पीपीएफ अकाउंट है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा कब, अगर जो मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट है जो कि हर साल करना है, वो अगर जो डिपॉजिट नहीं किया जा रहा अकाउंट के अंदर आने वाले सालों में, तो जो अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अमाउंट जो प्रीमियम नहीं दे रहे हो तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसकंटिन्यूड पीपीएफ अकाउंट में बी रिवाइव्ड ड्यूरिंग इट्स मैच्योरिटी पीरियड ऑन पेमेंट ऑफ ए फी ऑफ रेट 50 along with the arrears of minimum deposit of rate 500 for each year of default। यानी कि जो अगर अकाउंट डिसकंटिन्यू हो गया था तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके मैच्योरिटी पे पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी मैच्योरिटी पे वो रिवाइव हो जाएगा, लेकिन उसमें पेनल्टी क्या लगेगी, 50 रुपये की पेनल्टी लगेगी अलोंग विद एरियर्स ऑफ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 500, और 500 रुपये जो कि हर साल डालने थे वो, उसकी पेनल्टी लगने के बाद यानी कि जितने भी साल आपने नहीं डाले आपका जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट है IBS रिटेल यूजर एंड MBS यूजर कैन लिंक देयर पीपीएफ अकाउंट फॉर डिपॉजिटिंग फंड इन पीपीएफ अकाउंट। यानी कि जो IBS है, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज है या फिर मोबाइल बैंकिंग सर्विस है, वो अपने पीपीएफ अकाउंट को लिंक कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन पीपीएफ अकाउंट इज गिवन एट द रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो पीपीएफ अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो किसके द्वारा जो फिक्स किया जाता है, वो किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ना कि आरबीआई के द्वारा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आरबीआई इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं करेगा, और टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। प्रेजेंटली जो है इस वक्त करंटली जो है वो 7.1% है। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूड अकाउंट शेल आल्सो अर्न इंटरेस्ट टिल द मैच्योरिटी। अगर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कि आपने प्रीमियम डिपॉजिट नहीं किया है, मान लो हर साल मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया है, तो आपका जो लेकिन फिर भी आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा, और मैच्योरिटी पे आप उसको ले सकते हो। नेक्स्ट है नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन मैच्योर्ड पीपीएफ अकाउंट इन द नेम ऑफ एनआरआई या फिर एचयूएफ। और अगर आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो जो एनआरआई और एचयूएफ का अकाउंट है, उनके नेम पे अकाउंट है,
उस पे मैच्योरिटी के बाद आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन मैच्योर्ड पीपीएफ। और नेक्स्ट है इसमें, ए सब्सक्राइबर कैन अवेल लोन फ्रॉम हिज हर पीपीएफ अकाउंट इन केस ऑफ नीड। और कोई भी पर्सन है वो लोन ले सकता है अपने पीपीएफ अकाउंट के बेस पे अगर उसको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, ए पीपीएफ अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर और वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। जो पीपीएफ अकाउंट है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर मान लो आपकी पोस्टिंग कहीं आउटर सिटी में हो जाती है और आप चाहते हो कि आप जो अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैंक टू बैंक हो जाएगा, या फिर दूसरी ब्रांच में कराना है वो भी आपके पास हो जाएगा। क्योंकि जो ये स्कीम है गवर्नमेंट की स्कीम है, ये आपको याद रखना है, गवर्नमेंट की स्कीम है, ये किसी पर्टिकुलर बैंक की स्कीम नहीं है, इसलिए इसको ऑल इंडिया कहीं पर भी ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट कैन बी क्लोज्ड एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर। पीपीएफ अकाउंट है जो कब क्लोज कर सकते हैं, 15 साल के एक्सपायरी के बाद, यानी कि 15 साल होने के बाद आप कभी भी उसको क्लोज करा सकते हो। फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपन, यानी कि अकाउंट ओपन होने के 15 साल के बाद आप अपने अकाउंट को क्लोज करा सकते हो। नेक्स्ट है, द अकाउंट होल्डर ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपन मे एक्सटेंड हिज अकाउंट एंड कंटिन्यू टू मेक डिपॉजिट फॉर फर्दर ब्लॉक पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि अगर आप पहली बात तो 15 साल के बाद करा सकते हो, लेकिन अगर आपने 15 साल के बाद नहीं कराया, आप चाहते हो कि मैं ये अकाउंट आगे भी यूज करना चाहता हूँ, आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो आप उसको 5 ईयर के लिए एक्सटेंड आगे करा सकते हो बाय अप्लाइंग टू द अकाउंट्स ऑफिस इन द फॉर्म नंबर 4 पे जो फॉर्म नंबर 4 पे यानी कि सबमिट करके आप अपने अकाउंट को 5 साल के लिए आगे जो एक्सटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है, एन अकाउंट होल्डर शैल बी अलाउड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ हिज और हर अकाउंट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। यानी कि कोई भी अकाउंट होल्डर है वो अपने अकाउंट को प्री मैच्योर भी क्लोज करा सकता है, यानी कि मैच्योरिटी से पहले क्लोज करा सकता है। किस केस में? ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, यानी कि कोई ऐसी डिसीज हो जाए कि जान पे बनाए कि इलाज कराना ही पड़ेगा, तो उस केस में जो पर्सन है वो अपना प्री मैच्योर क्लोजर ले सकता है, यानी कि अमाउंट अपनी रिकवर करा सकता है। ऑफ द अकाउंट होल्डर इज हर स्पाउज और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स। किसके लिए? एक तो खुद के लिए है कि अगर कोई ऐसा डिसीज हो जाए, स्पाउज के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स के लिए भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो प्री मैच्योर क्लोजर ले सकते हैं। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। हायर एजुकेशन करने के लिए अगर मान लो अमाउंट की जरूरत है तो उसके लिए भी, या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, उसके लिए भी अकाउंट प्री क्लोज कराया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑन चेंज इन रेजिडेंसी स्टेटस ऑफ द अकाउंट होल्डर। रेजिडेंसी स्टेटस का मतलब क्या है कि अगर मान लो एनआरआई बन जाए तो उस केस में अगर वो चाहे तो क्लोज करा सकता है, अदरवाइज वो कंटिन्यू कर भी सकता है। नेक्स्ट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू असरटेन अबव कंडीशन। अब ये जो कंडीशन ऊपर बताई गई है, ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आप अपना अकाउंट प्री क्लोज करा सकते हो। नेक्स्ट, प्री मैच्योर क्लोजर फैसिलिटी शैल नॉट बी अवेलेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन क्या है कि जो प्री मैच्योर क्लोजर आपको कराना है, प्री मैच्योर क्लोजर जो आपको कराना है वो आप 5 साल से पहले नहीं करा सकते, यानी कि जब तक अकाउंट चलाते हुए 5 साल ना हो जाए उससे पहले आप प्री क्लोज नहीं करा सकते। फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपन। नेक्स्ट है 1% पीनल इंटरेस्ट, 1% इंटरेस्ट इसके ऊपर लेगा, विल बी एप्लीकेबल टू सच प्री मैच्योर क्लोजर। यानी कि 1% की पेनल्टी लगती है अगर आप जो अकाउंट है वो प्री क्लोज कराते हो, यानी कि 15 साल से पहले, और 5 साल से पहले तो करा ही नहीं सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऑन डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, द अकाउंट शैल बी
क्लोज्ड एंड द नॉमिनी और द यानी कि नॉमिनी और लीगल हेयर शैल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू द अकाउंट। यानी कि पीपीएफ अकाउंट जो है, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो अकाउंट है वो उसी वक्त क्लोज कर दिया जाएगा। उसका नॉमिनी या फिर उसका लीगल हेयर कोई भी उस अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। यानी कि वो उसका अमाउंट रिकवर कर लेंगे, वो मैच्योर हो जाएगा उसी वक्त, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है द विड्रॉल फ्रॉम द फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। यानी कि जो विड्रॉ इसके अंदर किया जाएगा वो इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड किया गया है, उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। द बैलेंस हेल्ड इन पीपीएफ अकाउंट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम वेल्थ टैक्स। जो पीपीएफ अकाउंट के अंदर जो अमाउंट होता है, बैलेंस होता है, वो वेल्थ टैक्स से फ्री होता है, उसके ऊपर कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं लगता। अब वेल्थ टैक्स देखिए आपके पास क्या होता है। वेल्थ टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स ऑन एन इंडिविजुअल्स टोटल नेट वेल्थ एसेट्स माइनस डेबिट्स टिपिकली अप्लाइड एनुअली इफ देयर वेल्थ एक्सीड्स ए सर्टेन थ्रेशोल्ड। यानी कि ये क्या होता है, टोटल जो नेटवर्थ होती है उसके ऊपर ये वेल्थ टैक्स लगता है। इट्स मेन एम्स आर टू। अब इसका कारण क्या है, इसका एम क्या है, रिड्यूस वेल्थ इनइक्वालिटी। वेल्थ इनइक्वालिटी का मतलब है कि एक तो अमीर का अमीर होता जा रहा है, एक गरीब का गरीब होता जा रहा है, तो उसके जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए, डिफरेंस को कम करने के लिए ये वेल्थ टैक्स लगाया जाता है। और दूसरा क्या है, जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब जो टैक्स लगेगा वो जाएगा किसके पास, गवर्नमेंट के पास, तो यहाँ से गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इन इंडिया वेल्थ टैक्स वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 कि जो वेल्थ टैक्स है वो हटा लिया गया। अब वेल्थ टैक्स नहीं होता, 15-16 में हटा दिया गया। एंड रिप्लेस्ड विद ए सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। यानी कि पहले जिसको नेट वेल्थ टैक्स बोलते थे उसको 15-16 में बंद कर दिया गया। अब उसको क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर दिया गया उसको सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। यानी कि जिनकी वर्थ ज़्यादा है उनके ऊपर जो सरचार्ज लगता है वो अब उसको नाम दे दिया गया है, यानी कि वेल्थ टैक्स जो है उसको हटा दिया गया है। दूसरी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास स्कीम है जो हमारे पास है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको हम SSY बोल देते हैं, और इसके अकाउंट को हम क्या बोल देते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट या फिर SSA। तो इसको कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आप ये लगा लो लगभग हर बार ही कुछ ना कुछ आता है आपके पास। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 3A ऑफ द गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873 5 of 1873 द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड द स्कीम नेमली सुकन्या समृद्धि योजना SSY। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना। और किस सेक्शन के बेस पे बनाई गई है, सेक्शन 3A में जो पावर दी गई है, ठीक है, उसके बेस पे सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873 के बेस पे ये जो सुकन्या समृद्धि योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, द स्कीम इज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये जो एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसका ही एक पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। कंपेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द गर्ल चाइल्ड के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, उसके लिए ये उसका ही एक पार्ट ये है। द स्कीम वाज लॉन्च कब हुआ था, जनवरी 2015 में। द स्कीम इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, सारे के सारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होती है। ओनली इंडियन रेजिडेंट पेरेंट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी में क्या आएगा, ओनली इंडियन रेजिडेंट पेरेंट्स और लीगल गार्डियंस। लीगल गार्जियन का मतलब क्या होगा कि मान लो अगर किसी के पेरेंट की डेथ हो गई है तो उसके जो लीगल गार्जियन है वो अकाउंट ओपन कर सकता है। कैन ओपन एन अकाउंट अंडर द स्कीम, वो इस स्कीम के अंदर एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी कि जो लड़की का नाम होगा उसके नाम पर, हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 10 ईयर्स, ये इम्पोर्टेंट है,
हु हैज नॉट अटेन द एज, यानी कि जो 10 साल से ऊपर नहीं हुई है, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम एज है वो कितनी होगी 10 साल। 10 साल के बाद ये स्कीम जो है SSA जो अकाउंट है वो ओपन नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। और सिर्फ इंडियन रेजिडेंट पेरेंट्स या फिर जो उनका लीगल गार्जियन है वही इस अकाउंट को ओपन करा सकता है। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 और एनेक्सर 1 में ये जो एप्लीकेशन दी जाती है शैल बी अकम्पनीड बाई बर्थ सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। बर्थ सर्टिफिकेट के बिना किसी भी गर्ल चाइल्ड का SSA अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन हुज नेम द अकाउंट इज टू बी ओपन अलोंग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ गार्जियन, और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए गार्जियन के या पेरेंट्स के वो भी इसके साथ लग जाएंगे। नेक्स्ट, एन अकाउंट अंडर दिस स्कीम में बी ओपन फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड इन 1 फैमिली। अब जो SSA अकाउंट है वो कितने गर्ल के लिए ओपन हो सकता है, मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन किया जा सकता है। इसमें और बात देखिए क्या आती है, मोर देन 2 अकाउंट्स में बी ओपन इन ए फैमिली, यानी कि 2 से ज़्यादा अकाउंट भी ओपन किए जा सकते हैं। कब किए जा सकते हैं, इफ़ सच चिल्ड्रन आर बोर्न इन केस ऑफ ए ट्रिपलेट, अगर वो ट्रिपलेट गर्ल्स हुई है, यानी कि पहली डिलीवरी में मान लो 3 बच्चों को जन्म दिया गया है, तो उस केस में तीनों का SSA अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा केसेस में क्या है कि इन फर्स्ट बर्थ, ठीक है, फर्स्ट बर्थ में हो गए तो, या फिर और ट्विन गर्ल्स इन सेकंड बर्थ आफ्टर द फर्स्ट गर्ल चाइल्ड, यानी कि एक तो केस क्या होगा कि फर्स्ट बर्थ में ही 3 बच्चों का जन्म होता है, तीनों के 3 गर्ल हैं, तो तीनों का SSA ओपन हो सकता है। या फिर दूसरा केस क्या है कि फर्स्ट टाइम जो एक गर्ल का बर्थ हुआ है और दूसरी बार जो बर्थ हुआ है वो 2 गर्ल का हो गया, यानी कि 2 बार में 3 गर्ल होगी, तो उस वक्त भी जो 2 से ज़्यादा अकाउंट ओपन हो सकते हैं। ऑन सबमिशन ऑफ एन एफिडेविट बाई द गार्जियन और गार्जियन सपोर्टेड विद बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द ट्विंस या फिर ट्रिपलेट जो भी होगा रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ सच मल्टीपल गर्ल चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 2 ऑर्डर ऑफ द बर्थ इन ए फैमिली। ठीक है, ये हो गया। अब एक तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा क्या हो गया, द अबोव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू गर्ल चाइल्ड ऑफ द सेकंड ऑर्डर ऑफ बर्थ इफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द बर्थ इन द फैमिली रिजल्ट इन 2 और मोर सर्वाइविंग गर्ल चिल्ड्रन, यानी कि ये तो हमने पढ़ लिया कि या तो ट्रिपलेट हो या फिर जो पहली बार में 2 गर्ल हो दूसरी बार में 1 हो, तो तीनों का अकाउंट ओपन हो सकता है। अब लेकिन अगर ऐसा हो कि पहली बार में 2 गर्ल हो गई है और दूसरी बार में 1 गर्ल हुई है, ठीक है, तो उस केस में ये अकाउंट सिर्फ 2 के लिए ही ओपन होगा, तीनों के लिए ओपन नहीं होगा। यानी कि अगर पहली बर्थ में 2 गर्ल जो है और दूसरी बर्थ में 1 गर्ल और हो जाती है, तो पहली 2 गर्ल का ही या फिर कोई भी 2 गर्ल का जो अकाउंट ओपन किया जा सकता है, उस वक्त तीनों गर्ल का अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है कि बैंक गेट्स कमीशन, कि अब जो स्कीम है डिपॉजिट कहाँ पे होगा, जो अमाउंट वो बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा, ऑपरेट कौन करेगा, जो बैंक करेगा, तो बैंक को भी कोई कमीशन चाहिए। तो कमीशन देखिए क्या है इसमें, फिजिकल ट्रांजैक्शन के लिए जो होता है हमारे पास 40 रुपीज़ होता है फॉर फिजिकल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो अमाउंट जमा किया जाएगा, और रेट 9 फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अगर ऑनलाइन कोई भी जो SSA में अकाउंट में जो डिपॉजिट कर रहा है तो उस पर 9 रुपये का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो कमीशन है वो बैंक को प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है द अकाउंट में बी ओपन विद ए मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ रेट 250, मिनिमम डिपॉजिट कितना है 250 रुपये इन ए फाइनेंशियल ईयर इन 1 अकाउंट, एक अकाउंट के अंदर, एंड इन मल्टीपल्स ऑफ रेट 50 देयर आफ्टर एंड सब्सिक्वेंट, और उसके बाद यानी कि शुरू में 250 रुपये कर दिया मिनिमम डिपॉजिट और उसके बाद 50 रुपये के मल्टीपल में कितना भी अमाउंट 1 साल के अंदर कर सकते हैं। द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन एन अकाउंट शैल नॉट एक्सीड 1.50 लाख इन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि और मैक्सिमम कितना है 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। PPF में भी आपका 1.5 लाख है और SSA में भी आपका 1.5 लाख है। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स में बी मेड इन एन अकाउंट टिल द कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, कि जो डिपॉजिट है वो कब तक किए जाते हैं 15 साल तक
फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सच अकाउंट, कब से, जब आपने अकाउंट ओपन करा है उसके 15 साल तक। मान लो आपने 10 साल में ओपन करा है तो 25 साल तक आप उसमें डिपॉजिट करोगे। यानी कि इसके जो टेनर है वो कितना है, 15 साल। टेनर कितना होता है इसका, 15 ईयर्स। नो नॉमिनेशन कैन बी मेड इन एसएसए अकाउंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि कोई भी नॉमिनेशन इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एसएसए है वो अकाउंट वैसे तो होता है गर्ल का, लेकिन ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा। तो पेरेंट्स यानी कि आप मान के क्या चलोगे कि वो पेरेंट्स का ही क्या है, अकाउंट है, इसलिए उसमें किसी भी नॉमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोटिफाइड ऑन क्वार्टरली। और जो इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो टैक्स जो जो इंटरेस्ट जो फिक्स किया जाएगा वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ना कि आरबीआई के द्वारा या फिर किसी जो बैंक के द्वारा। इज नोटिफाइड ऑन क्वार्टरली, क्वार्टरली बेस पे इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बताया जाता है, जो कम ज़्यादा हो सकता है। करंटली कितना है, 8.2% कंपाउंडेड ईयरली, और ये कब से है, 1/4/2024 से। अब इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो होता है टैक्स, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आरबीआई के द्वारा नहीं होता, क्योंकि किसकी स्कीम है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। और ये जो आज करंटली अगर हम बात करें तो एसएसए जो अकाउंट है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। तो अगर किसी के पास भी कोई भी गर्ल चाइल्ड है तो उसको एसएसए अकाउंट ज़रूर ओपन कराना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी भी एफडी आरडी से। रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालित की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा है, तो बिल्कुल रिस्क फ्री है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इसमें मिलता है। द अकाउंट शैल बी ऑपरेटेड बाय द गार्जियन टिल द अकाउंट होल्डर अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी कि जो अकाउंट है वो जब तक जो अकाउंट होल्डर है वो 18 साल का नहीं होता तब तक उसको जो गार्जियन है वो उसको ऑपरेट करता है। द अकाउंट shall be operated by the account holder herself after attaining age of 18 years by submitting necessary documents। और जब जो अकाउंट होल्डर है जिसके नाम पे यानी कि वो है, जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट को सबमिट करके उसको खुद ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट है गार्जियन कांट बी चेंज्ड एक्सेप्ट इन डेथ केस। जो गार्जियन है वो चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ कब चेंज हो सकता है, अगर उसकी डेथ हो गई है, इससे अलग कभी भी चेंज नहीं हो सकता। द अकाउंट में बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है कहीं पर भी इंडिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही बात आती है कि ये जो अकाउंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए ऑल इंडिया कहीं पे भी उसको ट्रांसफ़र कराया जा सकता है, फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू बैंक या फिर वाइस वर्सा, एंड बिटवीन बैंक टू बैंक एंड ब्रांचेस टू ब्रांचेस ऑफ द बैंक। अगर इसको ट्रांसफ़र कराया जा रहा है बैंक से बैंक में या फिर ब्रांचेस से ब्रांचेस में, तो क्या होगा देखिए, ऑफ द बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन फर्निशिंग ऑफ प्रूफ ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि आप रेजिडेंस शिफ्ट कर रहे हो उसका प्रूफ देना होगा। ऑफ आइदर द गार्जियन ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड अदरवाइज ऑन पेमेंट ऑफ फी ऑफ रेट 100 टू द बैंक टू द बैंक और पोस्ट ऑफिस टू विच द ट्रांसफर इज मेड। 100 रुपीज़ की फीस करके इसको जो अकाउंट को ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। नेक्स्ट है द क्लोजर ऑफ द अकाउंट में आल्सो बी परमिटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स इफ द अकाउंट होल्डर ऑन एन एप्लीकेशन मेक ए रिक्वेस्ट ऑफ सच क्लोजर। यानी कि जो अकाउंट क्लोज है वो कब किया जा सकता है, परमिशन का भी, यानी कि परमिटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स। क्या बोल रहे, देखो वैसे तो 21 ईयर्स है जब इसको अकाउंट को जो मैच्योरिटी हो जाती है, लेकिन परमिशन दी जा सकती है 21 ईयर से पहले भी। कब दी जा सकती है, इफ़ द अकाउंट होल्डर ऑन एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखता है, मेक ए रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट डालता है फॉर सच क्लोजर फॉर द रीजन ऑफ इंटेंडेड मैरिज ऑफ द अकाउंट होल्डर ऑन फर्निशिंग ऑफ ए डिक्लेरेशन ड्यूली साइंड और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर attested by the notary supported with proof of age
प्रूफ ऑफ एज क्या होगा, कन्फर्मिंग दैट द अप्लीकेंट विल नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एज टू द डेट ऑफ मैरिज। यानी कि इसका जो शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि पहली बात तो 21 साल से पहले ये अकाउंट क्लोज नहीं होते, यानी कि मैच्योरिटी 21 साल है, लेकिन इस अकाउंट को 21 साल से पहले क्लोज कराया जा सकता है। कब क्लोज कराया जा सकता है, अगर मान लो जो गर्ल चाइल्ड है, जो अकाउंट होल्डर है, उसको मान ले उसकी मैरिज होने वाली है, उसकी मैरिज कराई जा रही है, तो उस वक्त जो क्लोज कराया जा सकता है, जिसके लिए एप्लीकेशन दी जाएगी, ठीक है, साइन किया जाएगा, डिक्लेरेशन दी जाएगी, नोटरी कराया जाएगा, नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पे अटेस्टेड किया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे प्रूफ दिया जाएगा कि जो अकाउंट होल्डर है उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है, क्योंकि जो इंडिया के अंदर जो एज है, मिनिमम एज जो है मैरिज के लिए वो 18 साल है, ठीक है। तो 18 साल से ज़्यादा जब एज होगी उस केस में एप्लीकेशन देके अकाउंट क्लोज कराया जा सकता है, और जितना भी अमाउंट उस तक का बनता है, तब तक का बनता है इंटरेस्ट समेत, वो रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद क्लोजर शैल नॉट बी अलाउड बिफोर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंटेंडेड मैरिज। और क्या बोला है कि जो मैरिज से 1 महीने पहले इसको क्लोज नहीं कराया जा सकता। ये ऐसा नहीं है कि आप एट ए टाइम बोलो कि भाई 1 महीने के बाद साथ दिए आप अकाउंट क्लोज कर दीजिए, या फिर और आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, या फिर मैरिज होने के 3 महीने के बाद, ठीक है। मैरिज होने से 1 महीने पहले या फिर मैरिज होने के 3 महीने बाद आप इसको इमीडिएटली क्लोज नहीं करा सकते। नेक्स्ट, द अकाउंट शैल मैच्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओपनिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल है, यानी कि जब गर्ल चाइल्ड जो है 21 साल की हो जाएगी, अकाउंट होल्डर 21 साल का हो जाएगा तो मैच्योर हो जाएगा। लेकिन वो उस बात पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है फ्रॉम डेट ऑफ इट्स ओपनिंग। अगर जो अकाउंट है वो मान लो फर्स्ट मंथ में ही ओपन करा लिया गया है बर्थ के बाद, तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, 21 साल। लेकिन अगर अकाउंट है वो 1 साल के बाद ओपन कराया गया है, तो उसका मैच्योरिटी कब होगी, जब जो गर्ल कितने साल की हो जाएगी, 22 साल की हो जाएगी। यानी कि जब अकाउंट ओपन कराया जाएगा उसके बाद उसके 21 साल बाद उसकी मैच्योरिटी होती है। 15 साल तक तो डिपॉजिट होगा, और 21 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी होगी। कब से, जब से जो अकाउंट ओपन कराया गया। अगर 10 साल में ओपन कराया गया है, 10 साल का जब बेबी हो गया था, मान लो गर्ल चाइल्ड हो गई थी, तो उसके बाद 10 और 21 कितने होंगे, 31 साल पे उसकी मैच्योरिटी होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कि ओपनिंग के बाद उसका जो आपको 21 ईयर्स काउंट करने हैं। नेक्स्ट, ऑन एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 4 और एनेक्जर 4 बाय द अकाउंट होल्डर द बैलेंस आउटस्टैंडिंग अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एज एप्लीकेशन शैल बी पेबल टू द अकाउंट होल्डर, ठीक है। फॉर्म नंबर 4 पे और एनेक्जर 4 पे आप एप्लीकेशन देके आप सारा का सारा अमाउंट ले सकते हो इंटरेस्ट समेत। नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल वंस द अकाउंट कंप्लीट 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओपनिंग, ठीक है। कि कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, कब, अगर जो अकाउंट है उसकी मैच्योर हो, यानी कि वो मैच्योर हो गया, 21 ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स के बाद कोई भी जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं किया जाएगा। कब से 20 ईयर, जब से उसका अकाउंट ओपन हुआ था। नेक्स्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड अप टू 1.5 लाख पर एनम, इसमें भी वही है हमारे पास, 1.5 लाख जमा करा सकते हैं। इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C। अब NPS हो गया आपके पास, सॉरी PPF हो गया और SSC हो गया, ठीक है। दोनों में क्या होगा कि एग्जेम्प्टेड होते हैं किससे, इनकम टैक्स से। कौन से सेक्शन के अंदर, 80C के अंदर, ओल्ड स्कीम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियन कैन क्लेम टैक्स रिबेट एज पर सेक्शन 80C फॉर द अमाउंट डिपॉजिट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। यानी कि सिर्फ पेरेंट्स में से, यानी कि सिर्फ एक पर्सन, यानी कि या तो मदर या फिर फादर, दोनों में से सिर्फ एक ही अंडर सेक्शन 80C पे वो रिबेट ले सकते हैं अपने टैक्स के अंदर, दोनों को रिबेट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इंटरेस्ट अर्नड एंड मैच्योरिटी अमाउंट इज टैक्स फ्री। जितना भी इसके अंदर अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, यानी कि 1.5 लाख अगर आप कर रहे हो, जो इंटरेस्ट मिलेगा और जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा वो सारा का सारा क्या होगा,
टैक्स फ्री। ये आपको याद रखना कि सारा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। तो ये थे हमारे पास 2 स्कीम। नेक्स्ट जो स्कीम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, 4-5 जो स्कीम्स हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे तो इस तरीके से देखिए बनाते हैं वीडियो कि आपको एक एक जो पॉइंट क्लियर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हम कोशिश करते हैं कि आपके क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर कोई पॉइंट रहता है इसमें या कोई कहीं पे गलती होती है तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पे जाके भी आप मैसेज डाल सकते हो कि अगर इसमें कोई भी जो कोई इंटरेस्ट वगैरह या किसी भी चीज़ की कोई कमी थी या गलती थी तो वो आप वहाँ पे जाकर बता सकते हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो वीडियो है आपके लिए, चाहे तो आप क्लैरिकल की या फिर आप जो स्केल 1 स्केल 2 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी के पास ये जो सिलेबस आता है। तो अगर आपके जो भी कोलीग की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये शेयर आप कर देना। मेलवान स्टडी जो चैनल है उस पर आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगी। ये हमारे पास जो मेलवान स्टडी चैनल है वो पूरा का पूरा एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड रहेगा। और जो मिस्टर मिसेज मेलवान है उससे फ़िलहाल अभी वीडियो डल रही है, लेकिन आगे उस पर जो सब स्टाफ टू क्लैरिकल या जो भी है बैंक प्रमोशन की वीडियो डालना बंद हो जाएंगी। ये हमारा जो व्लॉगिंग का चैनल होगा और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन बैंक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेलवान स्टडी पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।